घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार में भाजपा पर भारी पड़ा लालू नीतीश का महागठबंधन। 10 में से 6 सीटें जीतकर देश की सियासत बदलने का किया दावा। और 1993 के बाद सभी कोल ब्लॉक्स आवंटन अवैध, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। तो बिहार में 10 में से 6 उपचुनाव जहाँ पे पहले तो मतदान हुए और आज परिणाम घोषित किए गए, उसमें से 6 जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस जिसका समर्थन एनसीपी और वाम दलों का भी प्राप्त था, महागठबंधन ने भाजपा को वहाँ पे 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली भाजपा को और 6 इस गठबंधन ने जीता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको हम सबसे पहले बता दें कि क्या किस तरह की कहाँ क्या स्थिति रही। सबसे पहले बिहार में गठबंधन की जीत जो हुई है, इसमें से 2 जो कुल 6 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी को, 2 जेडीयू को, 3 आरजेडी को और 1 कांग्रेस पार्टी को। जेडीयू आरजेडी ने 4-4 सीटों पे प्रत्याशी उतारे थे। 2 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 4 सीटों पे बीजेपी ने दर्ज किया, उसमें से 9 सीट पे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 1 सीट पे लोजपा का ने चुनाव लड़ा था। हम आपको इसका ग्राफिक्स दिखाने के जरिए दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है। शरद यादव ने क्या कहा है, पहले वो आपको हम दिखाते हैं। हमारा अनुमान था कि हम 10 सीट जीतेंगे, 10 निकलना चाहिए, लेकिन कुछ गलती हमारी तरफ से या कुछ और हुई होगी गठबंधन में टिकट बांटने में, और मेहनत भी उतनी पूरी नहीं कर पाया क्योंकि नीतीश जी की भी तबीयत ढीली हो गई थी, आपके लालू जी का भी तबीयत ढीली थी, और मैं भी एक ही विधानसभा में जा पाया। इसलिए ये जो वहाँ का नतीजा है, जनता उसके लिए बहुत बधाई की पात्र है कि उसने हर तरह की दिक्कतों को खुद ही पार किया। अलग अलग जनता दल था, वो गलत था। एक जनता दल हो गया है, गठबंधन ही हो गया, एक हो जाता तो और कमाल होता, लेकिन एक जनता दल हुआ, उसका मैसेज ये मैंने आपके सामने है। विधानसभा चुनाव में तो जो बीजेपी जहां पहले थी उससे भी नीचे जाएगी। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नंदकिशोर गर्ग जी, हैं बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जो चुनाव परिणाम है वो तो साफ है, लेकिन शरद यादव के जो बयान, उस पर आप क्या कहेंगे? शरद यादव जी का बयान एक राजनीतिक बयान है। कोई भी उनकी पार्टी की जीत हुई है, पार्टी की तो कम, जो गठबंधन है उसकी जीत हुई है, तो जाहिर है कि अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बस उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल रिएक्शन ही कर सकते हैं। वैसी बात नहीं है कि बहुत भारी जीत हो गई है। अब 4 कैंडिडेट उनके थे, जिसमें 2 जीते हैं, 2 हार गए हैं जी। लालू यादव को ज़्यादा खुश होना चाहिए कि 4 में से उनके 3 जीते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है 4 सीटों पर, तो ये हमें नहीं लग रहा है कि ये गठबंधन के कारण भाजपा की हार हुई है जी। भाजपा की हार इसलिए हुई है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर बढ़त मिली थी, 8 सीटों पर बढ़त मिली थी। उस समय 56.5% वोट पड़े थे। इस बार वोट फीसदी मात्र 46% है, यानी करीब 10-10.5% कम वोट पड़े हैं इस चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा। तो इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं तो ये जो महागठबंधन है, महागठबंधन भी कर दें और वोटिंग परसेंटेज आप 60% कर दें, आप देखें कि सारी की सारी सीटें ये 6 क्या जीतेंगे, हो सकता है 0 पर आउट हो जाएं। तो ये असल है कि उसमें जो नरेंद्र मोदी की जो भूमिका थी, पर्सनल भूमिका थी, उसके कारण ज़्यादा लोग निकल कर आए थे वोट डालने के लिए। जो नरेंद्र मोदी से अपने को अटैच महसूस कर रहे थे, या जिनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी बेस्ट पॉसिबिलिटी है हमारे देश के सामने, या जिनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को की सरकार बनना ही बनना चाहिए, उन लोग भारी संख्या में पिछली बार निकले थे, लेकिन वो लोग इस बार उतनी भारी संख्या में नहीं निकले। तो इसका एक अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान
जितना मोबिलाइजेशन किया नरेंद्र मोदी के नाम पर, उतना मोबिलाइजेशन वो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार या लालू यादव के जो गठबंधन थे उसको इशू बनाकर कि ये खतरनाक गठबंधन है, वो नहीं कर पाए थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विफलता है कि नरेंद्र मोदी के नाम के अभाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उतनी सक्रिय नहीं बना पाई, उतनी सक्रियता नहीं प्रदान कर पाई जितना लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और बाकी जहाँ तक आरजेडी और जेडीयू की बात है तो उनके लिए ठीक है, उत्साहवर्धक है। अभी बहुत मायूस थे और ये हमें लगता है बिहार की राजनीति के लिए अच्छा भी है। ये कोई एक पार्टी बहुत ज़्यादा अपने आप को उत्साहित महसूस करे और दूसरी पार्टियां अपने आप को बहुत ज़्यादा हतोत्साह महसूस करे, यह भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए बहुत बढ़िया रहा ये बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार में जो हो रहा है उसके लिए मुझे लगता है कि यह रिजल्ट है जो बहुत अच्छा है। ये बीजेपी के लिए भी अच्छा है, आरजेडी के लिए अच्छा है, जेडीयू के लिए भी अच्छा है, गठबंधन के लिए भी अच्छा है, महागठबंधन के लिए भी अच्छा है। और एक और बात सबके लिए अच्छा है कि हाँ ये सबके लिए बढ़िया है। लोग बिहार का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके लिए ये अच्छा है। चलिए अवधेश जी, दो अहम बातें उपेंद्र जी ने कही। एक तो जो वोट फीसद कम होने के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ, बात नरकटियागंज में 58% वोट मिला और भाजपा वहां से जीत गई। मेरी बात पे पुष्टि कर रहे हैं। जहां ज्यादा वोट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मतदाताओं को इस गठबंधन के विरुद्ध भाजपा निकालने में सफल क्यों नहीं रही। तो ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम था, नरेंद्र मोदी का चेहरा था, नरेंद्र मोदी के वक्तव्य थे, नरेंद्र मोदी के वायदे थे, तो वो और नरेंद्र मोदी का जो एक प्रकार से आलोड़न था वो काम कर रहा था। लेकिन जो भाजपा के बाकी प्रदेश के नेताओं को, जो मैं बार बार कर रहा हूं कि जिस पार्टी का 2004 से 2009 और 13 तक इतना व्यापक क्षरण हो गया हो, वो पार्टी अचानक पुनर्गठित हो गई होगी, ये कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो वो नरेंद्र मोदी के नाम से हुआ, लेकिन पार्टी जिस हालत में है वो वही है। आप देख लें कि मैं मानता हूं कि बिहार के लोगों ने ये जो अगर वाकई इसमें से 46 है ना, अगर मैं मान के चलता हूं कि 53-54% वोट आते तो निश्चित रूप से परिणाम बदलते। लेकिन वो वोट न आना बड़ी बात है। अगर यही 2015 में भी अगर लोगों ने इसी प्रकार से मतदान मान लीजिए कर दिया तो बीजेपी के संगठन की विफलता को मैं आप भी ये देख कह रहे रहा हैं। हूं कि भाजपा के लिए ये चुनाव परिणाम बहुत बड़ा धक्का है। साधारण धक्का मैं इसको नहीं मानता हूं। बहुत बड़ा धक्का इस मायने में है कि अगर लोकसभा चुनाव में वो 8 सीटें जीते थे, पीछे 8 सीटों पर आगे थे, पिछले चुनाव में 6 जीते थे, तो उनकी इतनी तो कल्पना रही होगी कि कम से कम हम इतने पर जाएंगे। और लालू और नीतीश दो जानी दुश्मन, एक सजा याफ्ता भ्रष्टाचार में, एक अपनी पार्टी के विद्रोह के कारण मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और लोकसभा चुनाव में नकारा गया व्यक्ति, इस गठबंधन को कैसे लोग स्वीकार करेंगे। क्योंकि लालू के शासन का जंगल राज सबको याद है, जहां अपराध भी था, जहां पुलिस भी अपराधी की भूमिका निभाती थी, जहां अविकास था, जहां सड़क गड्ढों में तब्दील हो गए थे, जहां लोगों ने जातीय तनाव के कारण जहां से प्रदेश से व्यापक पैमाने पर पलायन हो गया। अगर उसको, उस गठजोड़ को इस चुनाव में स्वीकृति मिली है तो यह फिर भाजपा के लिए धक्का कैसे नहीं माना जाएगा। पहली बात तो। तीसरी बात नहीं, दूसरी बात होगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ये चाहे जितने भी ये इनके चेहरे पर दाग लग गए हों, नीतीश कुमार से बड़ा कद इनका पहले भी रहा है, आज भी, सुशील मोदी से वो कभी नहीं हो सकता है। चौथी बात कि सुशील कुमार मोदी पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। देखिए, पिछड़ों की राजनीति जनता दल यू के साथ आपकी सफल हो सकती है, लेकिन अगर केवल पिछड़ों की बात जब हो जाएगी राजनीति की, तो उसमें लोग नीतीश और लालू का ही चयन करेंगे। पिछड़े जाति का एक बड़ा वर्ग जो है वो यादव हो सकता है, वो कुर्मी हो सकता है, कुछ दलित जातियां हो सकती है, और मुसलमानों का ध्रुवीकरण जब हो जाएगा तो वो पार्टी जीत जाएगी जी। तो अब स्थिति इसको देखना पड़ेगा, और कि टिकट बंटवारे में आप जो मिलता है उसमें उम्मीदवार कौन सा चेहरा। जैसे छपरा में वहां के विभाग संचालक ने टिकट मांगा था, उनको नहीं दिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। ये सुशील मोदी गए, कहे कि भाई मैं तो जीत के आ ही रहा हूं, वो दूसरे पोजीशन में पहुंच गए। भाजपा का उम्मीदवार वहां तीसरे पोजीशन में पहुंच गया। अगर उनको टिकट मिली होती तो जीत गए होते चुनाव। उसी प्रकार से मोहिउद्दीन नगर में दिल्ली से राजेश कुमार सिंह को लेकर जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया इन्होंने, सुशील कुमार मोदी ने।
तो वो वहां से हार गए। तो ऐसे सारे फैक्टर्स वहां काम कर रहे थे। सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये दो गठबंधन, ये दो पार्टियों और कांग्रेस को मिला के इसका मनोवैज्ञानिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और मुद्दों के स्तर पर मुकाबला करने में अक्षम थी, आगे भी अक्षम होगी अगर यही नेतृत्व वहां रह गया बिहार में। तो जी नंदकिशोर जी, बीजेपी की विफलता है ये जो अवधेश जी और उपेंद्र जी कह रहे हैं, ये बीजेपी की विफलता है कहीं ना कहीं। ये महागठबंधन की सफलता कम और बीजेपी की विफलता ज्यादा है। इसलिए उपेंद्र जी भी जो कह रहे हैं कि आप मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग बूथ तक ले जाने में आप कामयाब, आप सफल नहीं दिखे, आप वो काम नहीं किए जो कह रहे हैं। और दोनों चीजें जो कह रहे हैं, इसका मतलब क्या ये भाजपा की हार ही सिर्फ इसको देखा जाए? तो उपेंद्र जी भी और अवधेश जी दोनों बिहार से आते हैं और बहुत ज़्यादा समझते हैं बिहार को, इसलिए। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि दो बात से मैं सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नाम के जो वोट थे प्लस जो संघ परिवार जिसको लोग बोलते हैं उसका जो मोबिलाइजेशन था जी, उन्होंने पहले कह दिया था कि हम केवल राष्ट्र हित में लोकसभा चुनाव में सक्रिय हुए हैं, उसके बाद अपने आप भाजपा जाने और जनता जाने। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है कि आज जो 46% पर टिक गया। मध्य प्रदेश में आज भी पोलिंग 70 क्रॉस कर गया है, कर्नाटका में कर गया, पंजाब में 46,000 वोट से अकाली दल जीता है क्योंकि पोलिंग 80% के आसपास पहुंचा ना, पंजाब में 66%, परंतु 46,000 वोट से जीतना, तलवंडी में 80% था जहां वहां से जीते। हाँ। और पटियाला में क्योंकि वो ट्रेडिशनल सीट थी। ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि पोलिंग यदि इस देश का 55 से ऊपर 60-65, दिल्ली का भी हम यही देखते हैं, 60 से ऊपर क्रॉस करा लें, ये विफलता मैं मान रहा हूं कि हमारे संगठन की कमजोरी। संगठन आपके कमजोर है, ये नजर बिना संघ आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये मान लिया जाए बिना संघ भाजपा एक राष्ट्रीय दल के रूप में कमजोर है। आज की तारीख में ये इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि संगठन की वहां कमजोरी रही। जो पोलिंग परसेंटेज अगर नरकटियागंज हो सकता था 58%, तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता। दूसरा टिकट का, क्योंकि मैं समझता हूँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल नीचे तक जानते हैं, इनको ये भी मालूम है कि कौन क्या था। जय छपरा का इन्होंने इंसिडेंट दिया। मुझे भागलपुर की हार पर भी आश्चर्य है, 37% वोट हुआ था वहाँ की पोलिंग इतना लो हो जाए। दूसरा फिर कहीं ना कहीं कास्ट अभी बिहार में प्ले करता है। अश्विनी चौबे ने सीट खाली की तो जीतने वाला फिर एक उसी जाति से शर्मा जीते हैं जो मैंने टीवी में देखा। तो कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और उस कमियों को अच्छा एक सबक है। बीजेपी को थोड़ा धक्का लगने से कम 2015 के चुनाव में अब टिकट बांटने में भी 2015 के चुनाव में जो धक्का इस वक्त लगा है उस धक्का से क्या मदद मिले, सीखने की बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे। महागठबंधन भी बता दूं, मैं आता हूं आपको, छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। फिर से स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं, परिणाम का के सियासी मायने क्या है। हालांकि 6 सीटों को जीतने के बाद आपने सुना, शरद जी का भी सुना और तमाम जो जेडीयू के नेता वो कह रहे हैं कि देश की सियासत को बदल देंगे, यहाँ से देश की सियासत में बदलाव आएगा। लेकिन उस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा। जीत कर भी नीतीश कुमार चुनाव हार गए। माने इस 2 सीट को जीतने के लिए उनको अपनी साख गिरवी पर रखनी पड़ी। इस 2 सीट को जीतने के लिए उनको लालू यादव के पांव पर गिरना पड़ा है, उनकी गोद में जाकर बैठना पड़ा है। तो इसलिए सिद्धांत, नैतिकता की दुहाई देने वाले लोग हमसे कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में क्या गंदा खेल खेला और इस 10 में से 5 सीट का चुनाव क्यों हुआ, क्योंकि आपने 3 राजद और 2 बीजेपी के विधायकों को तोड़कर गलत तरीके से अपने पार्टी में शामिल करवा लिया, एमएलसी बना दिया, 3 को मंत्री बना दिया और इसलिए चुनाव कराना पड़ा। और हमको पाठ पढ़ा रहे कि
कौन सा गंदा खेल ये खेल रहे थे। और आपको हम दिखाते हैं शकील अहमद साहब ने इस जीत पे क्या कहा है। कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, क्या कहा। आज के चुनाव के रिजल्ट ने तो एक तरह से पूरी तरह इस बात को नकार दिया, और एक तरह से अगर हम ये देखें, मैंने पहले ही कहा कि असेंबलियों का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव अलग अलग पैटर्न पे होता है, लेकिन बीजेपी की जो एक कोशिश थी कि हमको कहीं कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक कहते हैं मोदी नाम केवलम, उस पर जीतेंगे, तो वो आज एक तरह से देश की जनता ने, या जहाँ भी चुनाव हुआ था, और ये चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य भारत में, उत्तर भारत में। संबित पात्रा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं वो भी उनको सुन लेते हैं। 6 सीट में से 4 सीट को हम रिटेन करके रखे हैं, बावजूद इसके कि इतना बड़ा गठबंधन बनाया गया बीजेपी को हराने के लिए, फिर भी कुछ हो नहीं पाया उनके माध्यम से। दूसरा है ये वार्म अप एक्सरसाइज है, जो फाइनल खेल होगा वो लोकसभा का, वो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें हम जीत के आएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा एजेंडा एकमात्र विकास का है, हम विकास के एजेंडा पे निरंतर बढ़ते जाएंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो, हम लोगों के स्वप्न को पूरा करके मानेंगे। और इस बीच हमारे साथ आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आलोक शर्मा जी के पास ही अब चलते हैं। आलोक जी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, कुल मिला के किस तरह के परिणाम, कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए इस परिणाम को कैसे आकलन किया जाए। देखिए, अगर लोकसभा के चुनाव के बाद दिलीप जी हम देखें तो 21 लगभग विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। 21 में से 8 कांग्रेस जीती है, 8 भारतीय जनता पार्टी जीती है, और 5 जो है वो कांग्रेस के सहयोगी दल जीते हैं। तो 21 में से 13 जो हैं वो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जीते हैं। 18 और 3 जो उत्तराखंड का जोड़ रहे हैं वो, अगर उत्तराखंड, अच्छा जी, ठीक। तो आज जो एक परिदृश्य सामने आ रहा है देश के सामने, वो ये आ रहा है कि पिछले 3 महीने में हवा का रुख पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन ख्वाबों को लेकर चुनाव पिछला लोकसभा का लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की, देश के लोगों को गुमराह किया, उसमें 4 मुद्दे मेन थे। सबसे पहला उन्होंने महंगाई की बात की। महंगाई पर उन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही। भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी सकारात्मक कदम सामने नहीं आया। महिला सुरक्षा, जबकि यहां तक कि वो एम्स के सीवीओ को हटा देते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को, ऐसी घटनाएं भी सामने आई। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में मोदी साहब ने बहुत नारे लगाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई इस तरह की कोई भी घटना नहीं आप बता सकते हैं जिससे कहीं पर भी कोई सुधार नजर आया हो। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री साहब का जो बयान आया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने रेप को ही एक छोटी घटना बता दिया। चौथा एक बहुत बड़ा मुद्दा था विदेश नीति को लेकर, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन को लेकर। जिस तरह का नकारात्मक धरातल भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने बनाया, वो गुब्बारा पूरी तरह से इनका फूट गया है। चाहे कोई सा भी राज्य रहा हो, उत्तरांचल जैसे राज्य में जहां पर 5 की 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके रिजल्ट जो आए, विधानसभा के 2 सीटें भाजपा से हमने ले ली और 3 के 3 विधानसभा के चुनाव हम जीत गए। आज बिहार का भी जो रिजल्ट आया है, अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये सेमीफाइनल है और रिहर्सल की बात है, ये सब बेकार की चीजें हैं। 10 दिन पहले के आप बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान उठाकर देखिए, उन्होंने तमाम ने ये कहा कि हम 10 में से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, विकास का मुद्दा चल रहा है। लेकिन जो मुद्दे विकास के दिए कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ये जो वर्डिक्ट है इस वक्त, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे बिहार में, चाहे पंजाब में, चाहे कर्नाटक में, चाहे मध्य प्रदेश में, वो वहां के राज्यों की सरकारों के खिलाफ में नहीं है। वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो 3 महीने पहले सरकार बनी, भाजपा की जो सरकार बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है, उसके खिलाफ में ये मतदान हुआ। पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक निराशा की भावना और उसी का परिणाम ये सामने आया। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं और नंदकिशोर जी हमें छोड़ के कहीं अभी वो उनको कहीं जाना है, नंदकिशोर जी बहुत आलोक जी, इस देश में निराशा के उसी वातावरण को
जारी रखना चाहते हैं जो इन्होंने पिछले 65-70 साल में किया। एक आशा की किरण जगी है। लेटेस्ट सर्वे जो अभी इंडिया टुडे का हुआ हंसा के साथ, उसमें 345 सीटें, लोकसभा का चुनाव आज हो जाए तो कांग्रेस घट के 40 पे आती है। फिर ये विधानसभा आज में हार भी उसी क्यों? उत्तराखंड और इसमें भी 46,000 से पंजाब में जिस सीट को हार रहे हैं, इनको सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट जो जहां थी वो जीते। एक ही निष्कर्ष है कि बाई एंड लार्ज लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, बार बार चुनाव से बचना चाह रहे हैं। कर्नाटका में जेडीएस चुनाव नहीं लड़ा है, जो बराबर की ताकत रखता है। वो कह रहे हैं लहर का असर कम हो गया मोदी जी के लहर का। चलो खुश रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटका में जेडीएस कांग्रेस मिलने वाले हैं क्या? आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी। पंजाब में जो गुब्बारा बना था 4 सीट के आए थे, उन दोनों तो खाली हुई थी ना, पटियाला में भी और तलवंडी में। जमानत भी नहीं बची। जमानत मध्य प्रदेश में इन्होंने एक हमारी छीन ली, हमने एक इनकी छीन ली, 3 में से 2 में। आज की तारीख में बिहार में ये सारे मिल गए, एनसीपी, कांग्रेस, लेफ्ट, जेडीयू, आरजेडी, सबने मिलकर चुनाव लड़ा तो पोलिंग 46% पे टिकाया जाए। लोगों में उत्साह कम करना चाह रहे हैं, यही एक षड्यंत्र इस देश के साथ। हम उत्साह को बढ़ाना चाह रहे हैं, उत्साह बढ़ाएंगे, काम करेंगे और इस देश में 10 साल लेकिन जो वो कह रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें। आज भ्रष्टाचार किसने अपॉइंट किया था? सिंडिकेट बैंक का सीएमडी किसने? सीईओ अपॉइंट किया? कुछ नहीं होता। आईएएस और आईपीएस अपॉइंट होते हैं तो इसका मतलब नहीं है ये आईएएस नहीं है, कोई सीएमडी के उसका रिकॉर्ड, किसी का भी सिंडिकेट बैंक के सीएमडी का रिकॉर्ड फाइल बोल रही है गलत था। सीईओ जो है 70-70 हजार रुपए रिश्वत इनके लगाए हुए लोग लगा रहे हैं और इनको आज भ्रष्टाचार में बात करें। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत केवल नरेंद्र मोदी में है। और आप लोग भ्रष्टाचार में क्या बात करेंगे? अभी तो किताबें आ रही हैं, अभी विनोद राय की आई है, जितने आएंगी बहुत एक्सपोज होने वाले हो। हमने काले धन पे 100 अकाउंट नंबर आगे स्विस बैंक से लेके दिखाए लोगों को लगातार। आज एक टेरर है, अफसरों में टेरर है, देश के लिए काम करना चाह रहे हैं, मोदी के प्रति सद्भाव बढ़ा है। आज चुनाव हो तो बीजेपी 41% वोट लेके आ रही है। मैं नहीं कह रहा, पत्रकारों ने सर्वे करके ऑल इंडिया का सर्वे 41 हमें कह रहा है। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद तुरंत वापस बात करते हैं श्रीमान आलोक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो उपचुनाव के परिणाम आए, लेकिन फोकस है बिहार पे। बिहार में 10 सीटों पे उपचुनाव में 6 जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है और 4 पे भाजपा को संतोष करना पड़ा है। ये ताज़ा स्थिति ही नहीं बल्कि ये पूर्ण रूप से स्थिति है। आप हमारे टेलीविजन पे ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन जो हमारा सवाल है पुष्पेंद्र जी, आपने आलोक जी को भी सुना, अवधेश जी को सुना, गर्ग साहब को भी सुना और उपेंद्र जी को सुना। कुल मिलाकर के जो आपको चीजें नजर आ रही है कि क्या ये बीजेपी की जीत है कुल मिलाकर के, कि विधानसभा में अगर जीते हैं जहां पर भी, चाहे मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में जो स्थिति है, किस तरफ दिख रहा है, कैसी तस्वीर? देखिए, 2 चीजें मैं पूछना चाहता था। एक तो वो गर्ग साहब चले गए जी, एक तो बात ये बार बार कही जा रही है खासतौर से बिहार में। अगर पूरे आप उपचुनाव का सबसे ज्यादा जो अगर आप समीक्षा कर रहे हैं तो बिहार में देखें, एक फ्रंट बनाया गया, कहा कि सेकुलर ताकतों का फ्रंट है ये, मोदी के खिलाफ फ्रंट है ये, देश में मोदी ने जिस तरह जहरीले भाषण दिए हैं उसके खिलाफ है, इस बीजेपी ने पोलराइज किया धर्म के नाम पे, उसके खिलाफ लोगों का गठबंधन है, झूठा प्रचार किया। ये तमाम सारी बातें बिहार के इलेक्शन में बहुत फोकस्ड हुई हैं। ये गठबंधन सेकुलर जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ये पंजाब में नहीं हुआ, ये आज से कुछ महीनों पहले जो चुनाव 3 हुए थे उत्तराखंड में वहां नहीं हुआ। तो ये कह देना कि आज के रिजल्ट 10 में से 1 सीट कांग्रेस को मिली है, 2 जेडीयू को मिली है, 3 आरजेडी को मिली है और 4 बीजेपी को मिली है,
इस सब के बावजूद ये कह देना कि तमाम जो कुछ हो रहा है मोदी के खिलाफ माहौल बन गया है, 100 दिन की महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लोग मायूस हैं, बॉर्डर, उसका ये परिणाम है, तो मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं। बिहार की राजनीति में खासतौर से और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकल फैक्टर, आदमी की जाति, वहां कास्ट कॉम्बिनेशन, धार्मिक कॉम्बिनेशन, ये पहली प्रायोरिटी होती है। अब अगर ये बात मान लें कि जिन बातों को कह रहे हैं दूसरे लोग, क्या लगता है कि जिन 4 जगह जीती है वहां लोगों को भारत मोदी के खिलाफ जहरीला भाषण, फिरका परस्त ताकतें, भ्रष्टाचार, महंगाई उनके लिए नहीं था, इन 6 सीटों में था? ये एक मुझे गलत बात लगती है। ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें तो जो जिस प्रदेश में सरकार है मेजॉरिटी उसी के पास गई है। अगर मध्य प्रदेश में 3 में से 2 सीटें जीती है तो वो उन्हीं के पास गई है जो वहां की सरकार है। बिहार के अंदर 6 सीटें गई हैं तो जो वहां सरकार है उसके पास सीटें गई हैं। कर्नाटक में भी ये स्थिति, और पंजाब में 2 में से 1 सीट गई है। और पंजाब में इतनी नाराजगी है लोगों की कि आप जानते हैं कि आपके वित्त मंत्री वहां से चुनाव लड़ने गए थे इसलिए कि उनकी जो राज्य की पार्टी है वो उन्हें जिताएगी, वहां वो 1.25 लाख वोटों से हारे थे, तो उसका नुकसान उनको भी हुआ है। दूसरी बात, जो बात अभी आपके एक पैनल पे जो वहां के बीजेपी के थे वो ये कह रहे थे, उन्होंने अनजाने में एक बात जरूर कही है। उन्होंने ये कहा कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो कार्यकर्ता थे उनकी तो बात उन्होंने की नहीं। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का कोई रोल नहीं था। और मोदी का जब चुनाव था, जब लोकसभा के चुनाव थे, तो आरएसएस ने कहा था हम राष्ट्रीय मामले पे हमारा इंटरेस्ट है, हम राष्ट्रीय मुद्दे और भारत की राजनीति में बोलेंगे, हम लोकल मामलों में नहीं बोलेंगे, लिहाजा अब हमारा कोई काम नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आरएसएस, क्या विश्व हिंदू परिषद, क्या मोदी की टीम, ये सारा मिला जुला था, आपने लोकसभा का चुनाव जीता और अब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और टीम मोदी ने अपने आप को अलग कर लिया है। उनको लगता है राष्ट्रीय मामलात में वो दखल देंगे, लोकल में नहीं देंगे। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहीं नहीं है, लोकसभा के चुनाव में यह साबित हुआ कि बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आया, वही संघ था, वही विश्व हिंदू परिषद थी, वही आरएसएस के जो 50 उनके अंग हैं वो शामिल थे और मोदी की टीम थी। तो जहां जहां ये चीजें नहीं होंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का हाल यही होने जा रहा है जो आज दिख रहा है? चलिए उपेंद्र जी, इसका एक पक्ष ये है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता अपने तरफ से देखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता नेता अपने तरफ से देखेंगे, अवधेश जी ने जो बातें कही बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। लेकिन मेरा एक 2 अन्य सवाल है मेरे, और इसकी शुरुआत की बिहार में जो जातीय समीकरण है, एक तरह से अगर आप देखें तो वो मजबूत ही, वो जमीन पकड़ के जातीय समीकरण जो है इस वक्त वो हावी हो गया है पूरे सियासत पे। देखिए जो जातीय समीकरण है जी, जाति और धर्म दोनों, जाति या सांप्रदायिक बोलिए, जाति और सांप्रदायिक फैक्टर तभी काम करता है जब वोटिंग परसेंटेज लो हो। बिहार, यूपी में या कोई भी हिंदी प्रदेश में जी, जहां अगर आप चाह रहे हैं कि जाति और संप्रदाय का जो फैक्टर है, तो वो फैक्टर है वहां कम, वो सभी जगह है, वो पिछले चुनाव में भी था। लेकिन जब हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होता है तो उसमें देखिए, क्योंकि जो लोग हैं ना, उसमें कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जाति से बंधे हुए हैं और एक बड़ा सेक्शन है जो जाति से ऊपर भी उठा हुआ है यार। एक तो कुल मिलाकर के देखिए कि जो जातियां अगर मैं सही बदला हूं, जो जातियां हैं 7 या 8 जातियां हैं जो पॉलिटिकल कास्ट है, उसके अलावा जो सैकड़ों जातियां हैं वो नॉन पॉलिटिकल कास्ट। मैं ये जानना चाहता हूं, उनका स्टेक नहीं होता, तो उनकी संख्या अगर बढ़ेगी वोटिंग में तो कास्ट फैक्टर अपने आप कमजोर होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर जातीय समीकरण और जातीय और सांप्रदायिक समीकरण इतना मजबूत है तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति क्या होने वाली है अगर इस तरह के परिणाम आते हैं? देखिए इस चुनाव में सवाल बिहार के लिए है, ये जरा राजनीतिक दलों को छोड़ के आगे निकलते। देखिए मैं बिहार के लिए भी बोलता हूं, जातीय समीकरण इस चुनाव में भी उतना ही मजबूत था जितना पिछले लोकसभा चुनाव में था। लेकिन जो गैर जातीय आधार पर जो वोट करते हैं लोग, वो लोग इस बार चुनाव में वोट देने के लिए कम संख्या में निकले या बहुत कम निकले। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो नॉन पॉलिटिकल कास्ट से है, 8 या 9 जातियां बिहार में होगी जो राजनीतिक वोटिंग करती है, जो कास्ट के आधार पर करती है। उसके अलावा करीब 100-150 जातियां ऐसी होगी जिनकी जाति का व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होता, जिनकी जाति के व्यक्तियों को राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार नहीं बनाती। वो जातियों के लोग अगर भारी संख्या में निकलेंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, ये जो पॉलिटिकल कास्ट है उसकी संख्या होगी 40%, जो नॉन पॉलिटिकल कास्ट है उसकी संख्या होगी 60%। तो 60% संख्या वाले अगर निकलेंगे भारी तादाद में, तो जो 40% वाले जो आपस में बटे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और 60% वाले हैं जो कि एक तरफा इनको लेगा कि ये
बढ़िया है, वो एक तरह से आप फ्लोटिंग वोट है जी। तो उसको जो बेहतर विकल्प लगेगा वो और वो तैयार होगा। जो मीडिया का क्या परसेप्शन है जी, क्या लहर चल रही है, जो भी मेरा सवाल है तो कि इसलिए हम नहीं कहते हैं कि इस चुनाव में या पिछले चुनाव में कोई ज्यादा फर्क था। इसका असर क्या होगा बिहार पे? इतनी थी जो इस चुनाव में जाती है बिहार के विकास पे, बिहार के कानून व्यवस्था पे, बिहार के भविष्य पे क्या असर होने वाला है? क्या वो 30 साल 20 साल 25 साल जिसको किसी ने जंगल राज कहा, जिसको किसी ने तमाम तरह के संज्ञान, आपको याद है से इस नाम से इसको देखा गया, अब क्या स्थिति होने वाली है? अब ये देखिए, तो डिपेंड करता है जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी, जो राजनीतिक प्रक्रिया जो चल रही है बिहार में, इसको राजनीतिक प्रक्रिया कहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहिए, इसका समाधान उसी प्रक्रिया से है। और उस प्रक्रियाओं में जो हिस्सा ले रही है पार्टियां, वो किस तरह से बिहेव कर रही है, उसका आचरण क्या है। चलिए ठीक, जो विकल्प रहता है ठीक है, विकल्पों में से लोगों को चुनना होता है। अगर एक बड़ी आबादी को लेगा कि कोई बेहतर विकल्प नहीं है तो आबादी घर बैठ जाती है, आबादी घर बैठ जाएगी तो फिर जातिवादी सांप्रदायिक जो तत्व हैं उनका आप देखिए आलोक जी की बिहार की जो सियासत, ये जो सियासी जो स्थिति इस वक्त जो परिणाम आए हैं, उसमें एक बात बहुत साफ है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स, पूरे देश में और बिहार में ज़्यादा, यहाँ पे अगर आप देखें मुस्लिम वोट का बंटवारा लोकसभा में चुनाव में हुए, वो वोट आरजेडी में भी, जेडीयू में भी, कांग्रेस में भी, तमाम जो इस तरह के दल थे वहाँ पे इस वक्त वो महागठबंधन के कारण इकट्ठा होकर भाजपा के विरोध में गए। और यहाँ जो वोट परसेंट जो कास्ट है, जैसे यादव है, मुस्लिम है, माई समीकरण जिसको लालू यादव से जोड़ के देखा जाता रहा, उसके बाबत आप जानते हैं इन चीज़ों को। और वो जो समय था, उस समय में भी बिहार को के बारे में जो चर्चाएं थी, बिहार में विकास की गति धीमी पड़ गई, वहाँ पे कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होते, तो क्या उन चीज़ों को फिर से लोग आते हुए देखेगा इसको, इस चुनाव परिणाम को? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, ये उपचुनाव था कि इसको बहुत ज्यादा कोई गवर्नेंस से, विधानसभा में इसी चुनाव को सेमीफाइनल अगर माना जाए या इसका कुछ रिफ्लेक्शन अगर उस पर होना है या कुछ असर होना है विधानसभा चुनाव 2015 पे, तो लोग इसको देखेंगे उस तरह से या नहीं देखेंगे? मैं देखिए निष्पक्ष अगर बयान करूंगा तो बहुत ज्यादा इसको आप सेमीफाइनल अभी नहीं मान सकते हैं जी। कहीं ना कहीं और फैक्टर्स जो हैं वो बीच में आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो मुस्लिम वोट था या जो मैं कहूँगा कि जो भाजपा के विरोधी वोट था वो बट गया था, वो एक तरफ आया है। अगर यही गठबंधन, जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी कामयाब रहेगा, अगर आगे भी कामयाब रहता है तो भाजपा किसी भी तरह से किसी भी सूरत में वहाँ आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन वहाँ पर जातीय समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन के आया है, पिछले चुनाव में भी रहा है। अभी देखिए, आपके जो 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के आए हैं उनमें से स्वर्ण एक भी जीत कर नहीं आया है। मैं समझता हूँ शायद एक अपर कास्ट से हैं, अदरवाइज वहाँ के तमाम नेताओं के भी जो आज बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण के ऊपर आधारित आ रहे हैं। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लेकिन सच्चाई है, हकीकत, लेकिन सच्चाई, एक छोटी सी बात, लेकिन सच्चाई है। जो बात अभी आप कह रहे थे कि इस पूरे चुनाव में कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में उपेंद्र जी और अवधेश जी ने भी बोला है और आलोक भाई बोल रहे हैं। आप इसमें ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो नरकटियागंज से जीते हैं, रश्मि कोई वर्मा जीती हैं मैडम, जो पहले भी सीट इनके पास थी, उन्होंने हराया फखरुद्दीन साहब को। जो कांग्रेस पार्टी की जो 2 सीटें मिली थी उसमें एक उन्होंने मुसलमान को दी थी, एक उन्होंने हिंदू को दी थी, वहां भी वो मुसलमान हारा है बीजेपी से। और एक दूसरा मुसलमान कैंडिडेट है बांका से, उसे भी भारतीय जनता पार्टी के राम नारायण मंडल ने हराया है। इकबाल हुसैन अंसारी साहब हैं, ये आरजेडी के। मेरा कहना है कि अगर आप कास्ट की बात करते हैं तो बिहार में 2 मुसलमान कैंडिडेट थे, दोनों के साथ में तमाम जातियों के कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी वो दोनों जगह बीजेपी से हारा है। जी, मेरा वही सवाल है कि जो स्थिति इस वक्त उभर के, अवधेश जी, जो सवाल है कि बिहार के लिए क्या संदेश है इसमें से, इस चुनाव परिणाम में उपचुनाव को अगर सेमीफाइनल माना जाए, उपचुनाव को अगर संकेत माना जाए, उपचुनाव का अगर कोई भी असर इसको आगे तक विधानसभा चुनाव तक परिणाम में उस पर असर होता है, तो बिहार के लिए संदेश क्या है? हालांकि उपचुनाव के परिणाम और मुख्य चुनाव में अनेक बार, ज्यादातर बार अंतर ही रहा है। हमने नहीं देखा है कि उपचुनाव का परिणाम मुख्य चुनाव परिणाम में भी के समय उनकी पुनरावृत्ति हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन के पीछे कोई नैतिक आदर्श या कोई सैद्धांतिक मूल्य नहीं थे। वो तो किसी हुआ तो वो एनडीएम भी नहीं है बिहार में। एक सेकंड, रामविलास पासवान और बीजेपी का जो गठबंधन नहीं, वो मैं वही कह रहा हूं कि उसमें विचार वहां पे भी नहीं है। वो गठबंधन चुनाव पहले से लड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में लड़ा है जी, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन ये जो गठबंधन है
इसके पीछे लालू और नीतीश की जैसी दुश्मनी थी, एक दो जानी दुश्मन थे। चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी को तोड़ा था और उस तोड़ करके वो विधायक आए थे जिसके खिलाफ लालू सड़क पर उतरे थे। और दोनों ने क्या क्या कहा था, चूंकि दोनों के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट था, इसलिए जानी दुश्मनों ने अपने स्वार्थ के लिए एक एकता कायम की। अब हम लोगों को केवल यह देखना था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो एक राजनीति की नई धारा बिहार में फूटने लगी थी कि थोड़ा जातीय समीकरण को दरकाया था, कि जाति की परिधि से बाहर निकल करके भी लोगों ने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब यह देखना यह था कि क्या इन तीनों पार्टियों के गठबंधन से वो जो जाति समीकरणों में दरक आई थी वो क्या फिर से पीछे लौटेगी और फिर से वो परिधि जो है एक आयरन कर्टन की तरह खड़ी होगी। अभी जो चुनाव परिणाम दिख रहा है उसमें यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं सामाजिक समीकरणों को उसी तथाकथित सामाजिक न्याय की बात की जिसकी बात लालू यादव और नीतीश कुमार करते रहे हैं। दोनों एक ही धारा पर वहां चुनाव लड़ रहे थे, एकदम फैक्ट था। तो अब उस हालत में ये जो जीत है ये बिल्कुल जातीय समीकरण की जीत है। इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहीं कोई मुद्दा थे ही नहीं। आप जानते ही हैं 16% मुसलमान, 16% यादव जोड़ लीजिए, 2% कुर्मी जोड़ लीजिए, थोड़ा ठाकुरों का वोट जोड़ लीजिए और मिला दीजिए, आपको दिख जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर ये विधानसभा चुनाव में जीतते हैं, हालांकि इसमें अंतर विरोध रहने वाला है, अंतर विरोध रहेगा, उम्मीदवारों के चयन पर भी रहेगा, नेता कौन होगा, लेकिन यह गठबंधन सुदृढ़ हुआ है बिहार में इस चुनाव परिणाम से, ये समझ लीजिए। पहले जो ये कायम रहेगा और ये मिल के लड़ेगा, तो जब मिल के लड़ेगा तो परिणाम अगर मान लीजिए इनके पक्ष में आएगा तो क्या होगा। लालू अभी इस समय बिहार में क्राइम बढ़ चुका है, वहां माओवादी बजाबते गांव में बैठते हैं और पत्र लिखते हैं किसी 5 लाख वाले ठेकेदार को कि 3 लाख हमको दे जाओ तो काम करो। ये स्थिति शुरू हो गई है। लालू यादव के शासन में हमने देखा है कि क्या हुआ है। उनके रिटर्न से क्या जंगल राज 2 की बिहार में पुनरावृत्ति होगी, क्या फिर से पलायन होगा, ये बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के विवेकशील लोगों के मन में ये प्रश्न निश्चित रूप से है बिहार को लेकर। ये प्रश्न है, लेकिन ब्रेक पे हमें जाना है। ब्रेक पे जाने से बहुत कम शब्दों में आलोक जी आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या इस चुनाव के परिणाम का जो शरद यादव ने जो दावा किया है कि हम इस गठबंधन को पूरे देश में ले जाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी एक जहां पर कि ये नहीं है वहां पे भी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को करने के लिए तैयार है? क्या महाराष्ट्र और झारखंड में इस तरह गठबंधन को की तैयारी होगी? क्या इसका असर होगा? बहुत कम शब्दों में देखिए, विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय दलों का अपना एक वोट बैंक है, उनकी अपनी एक उपस्थिति है। कांग्रेस इस पार्टी इस गठबंधन को आगे बढ़ाएगी। मैं उसी चीज पर आना चाह रहा हूं। अभी महाराष्ट्र के अंदर हमारा एनसीपी के साथ ऑलरेडी गठबंधन है, तो जहां जहां पर जो दल क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ हम समझते हैं कि भविष्य में गठबंधन करने से फायदा होगा, हम जरूर कदम बढ़ाएंगे। उपेंद्र जी, इसका राष्ट्रीय असर होना है? इसका कोई राष्ट्रीय असर नहीं होगा। क्या राष्ट्रीय असर होगा? जो शरद यादव कह रहे हैं झारखंड में अगर राष्ट्रीय ना भी हो, झारखंड में चुनाव होने हैं। बिहार से बाहर है ही नहीं जी। आरजेडी का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है झारखंड में, बाकी जब आप बिहार से बाहर है ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आपका कोई वजूद ही नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीति पर इसको क्या ले जाइएगा? जो ले जाना होगा वो कांग्रेस ले जाएगी। तो इसका टेस्ट जो है ना अभी 1 महीने बाद पता चल जाएगा। अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें जिनसे कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था वो टूट गया है। आप देखें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए हैं, एनसीपी के साथ तनातनी चल रही है, हरियाणा में अकेले लड़ रहे हैं। अगर ये तमाम बातें सही हैं, लोकसभा चुनाव हरियाणा में तो पहले भी हम अकेले ही लड़े थे, हरियाणा में किसी के साथ टाई अप नहीं था, एनसीपी के साथ बार-बार मीटिंग हो ही नहीं है। मेरी बात तो सुन लेना लालू भाई, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी के लिए सेकुलर फ्रंट, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, गुड गवर्नेंस नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, अगर बिहार में आप गठबंधन के तहत 2 सीटें ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन करेंगे? इसका असर होगा दूसरे रूप में। बोलूं क्या? बिल्कुल कम शब्दों में। देखिए, कम शब्दों में यह है कि इसका मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक असर देश की राजनीति के दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ेगा। कोई वहां जनता दल रहे और आरजेडी रहे तभी गठबंधन हो, ऐसा नहीं है। पहले तो अभी से प्रचार आरंभ हो गया है ना कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता ने नकारा है, उनसे निराशा हुई है। तो ये विधानसभा चुनाव में प्रचार होगा और इसको बड़ी तेजी से कांग्रेस और बाकी पार्टियां प्रचारित करेंगी, तो कुछ तो असर इसका जनता के मनोविज्ञान पर होगा। दूसरा है
कि भैया अब सामने आ गया है, जो बिहार में अगर ये सफल हो सकते हैं तो हम दूसरे राज्य में क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। तो संभव है कि दूसरी शक्तियां भाजपा के खिलाफ जो है एकत्रित हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों, इन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक राजनीति के आने वाले गठबंधनों के से मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार होना पड़ेगा। इसकी संभावना बनी है। क्या इसकी संभावना आलोक जी ये भी है कि जिस तरह से महागठबंधन करके बिहार में आपने मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट था उसको बिखरने से आपने रोका है, इसके विपरीत जो हिंदू पोलराइजेशन की लगातार आप आरोप लगाते रहे बीजेपी, वो नहीं करेगी बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी करेगी, और कांग्रेस पार्टी को भी गठबंधन करते समय इन सब तमाम पहलुओं पर ध्यान देना होगा कि जो अपोजिट पार्टी पोलराइजेशन करेगी कहीं वो उसके नकारात्मक परिणाम ना हो। लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी आज जिस अवस्था में है, हम जो भी कदम उठाएंगे फूक फूक कर उठाएंगे और सकारात्मक परिणाम हमारे सामने होंगे। कांग्रेस को तो नहीं, तो इसका मतलब इस बार वोट मांगने का चलिए डूबते हुए अभी मैंने आंकड़े बताए कि 21 में से 8 बीजेपी। विधानसभा चुनाव परिणाम से आप राष्ट्र के कोई निष्कर्ष निकाल लीजिए, एक मिथ और अतिवादी होगी ना। कोई बात नहीं, तो बुरे वक्त में तो एनएसयूआई जो चुनाव जीत जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। पुष्पेंद्र भाई, मैं एक चीज और बता दूं, आज भी हिंदुस्तान की भूमि पर कांग्रेस के एमएलए बीजेपी से ज्यादा हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। नया गणित निकाल के, अब नया गणित नहीं है, 900 बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 1993 के बाद जितने भी कोल ब्लॉक्स आवंटन हुए हैं वो सब अवैध हैं, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। और इसके क्या मायने हैं, क्या भ्रष्टाचार की जड़ यहाँ व्यवस्था में पूरी तरह से अब उसको उखाड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से अगर आप देखें देश के सियासत में कौन कौन सी पार्टियाँ सरकार में रही है, कौन कौन से नेता रहे हैं, तो लगता है कि तमाम ये कब से चल रहा है, इसको रोकने के प्रयास अगर शुरू होते हैं तो कब तक रुकेगा। अवधेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। इस तरह से अगर इसको जो सुप्रीम कोर्ट की ने जो कहा है 93 से लेकर तमाम कोल ब्लॉक्स आवंटन अवैध हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? इसका मायने है कि अब वो पहले से ही कोल ब्लॉक को लेकर के जो है जी, आप जानते ही हैं कि इतने एफआईआर, समय कम है जी, इतने एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। सरकार ने स्वीकार किया, पिछली सरकार ने 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वीकार किया था कि हाँ कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, इनको और सही तरीके से किया जा सकता था, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई यहाँ नियत का प्रश्न नहीं है, हमारे सामने तो यह है कि लॉ के आधार पर क्या हुआ या नहीं हुआ है। तो यह है कि अब इस समय सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन के बाद ये साफ है कि वो आने वाले समय में वो कुल 218 या 223 जो भी है उनको वो रद्द कर देगी, वो रद्द कर देगी। हालांकि 218, हाँ, हालांकि ऐसे ही आप, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा सुनवाई करने की जरूरत है, अभी और सुनवाई करने की, उस पर होगा, कुछ लोग देंगे। लेकिन ये है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इसको जनरलाइज कर रहा है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ये नहीं है कि अगर 218 हुए तो सारे गलत ही हुए हैं, ये सारे अवैध हैं। नहीं, सारे अवैध ही हुए हैं, उनकी नजर गैर कानूनी तरीके से आवंटन किए गए हैं। वो तो मैं पढ़ा हूं 93 से लेके 2010 तक। नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए आजकल मैं सुप्रीम कोर्ट से असहमत इसलिए होता हूं कि भाई सरकार कई बार परिस्थितियां देख करके, हमारे देश में 52 या 53 जो है पावर प्लांट बने हुए हैं और कोयले के अभाव में बंद है, तो उसमें मैं पूरी पॉलिसी बता सकता हूं 93 में क्या पॉलिसी बनी। पॉलिसी पे चर्चा करेंगे अलग से। पुष्पेंद्र, कैसे देखा जाए कम शब्दों में? मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है उसमें आप टेक्निकलिटीज में छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री
जो मनमोहन सिंह साहब थे उनके घर तक ये कालिक जाती है और फाइलें जिस तरीके से 10 जनपद गई हैं ये कालिक वहां तक भी जाती है। तो इसका पॉलिटिकल फॉल आउट आज के समय में भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 1993 से लेकर 2009 तक के कोल ब्लॉकों को इलीगल कहा गया है। इस दरमियान में 1998 से 2004 तक बीजेपी की सरकार भी रही है, लेकिन वर्तमान में कोल ब्लॉक को लेकर के चाहे वो श्री प्रकाश जायसवाल हो, चाहे फाइलें गायब हुई हो, जिस तरह से मनमोहन सिंह साहब के ऊपर आरोप लगे, कोल सेक्रेटरी ने अपनी किताब में बहुत सी बातें की, फाइलें 10 जनपद गई, इससे कांग्रेस पार्टी को जो बची कुची थोड़ी बहुत थी वो इज्जत पे और दाग लग गया है। जी उपेंद्र जी, तो देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया 93 से लेकर 2010 तक तमाम आवंटन अवैध थे। 93 का जो समय है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत का समय है। 1991 से नई आर्थिक नीतियां शुरू हुई थी और उसी क्रम में इसका भी निजीकरण किया गया। पहले कोयला निजी कंपनियों को दिया जाता था, बाद में उसका पूरी तरह से नेशनलाइजेशन कर लिया गया था जी। लेकिन जब अवैध कह रही है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका मतलब ये होता है कि आप निजीकरण के पहले जो आपको लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए था वह लीगल फ्रेमवर्क आपने नहीं बनाया। बिना लीगल फ्रेमवर्क बनाए हुए कोई आप निर्णय लेने लगेंगे तो इलीगल हो जाएगा, इसलिए ये इलीगल कहा है जी। तो ये जो इसलिए कि जितनी भी सरकारें रही हैं सबने आर्थिक नीतियों को पालन किया है और ये जो भ्रष्टाचार है आर्थिक नीतियों में, नई आर्थिक नीतियों में ही सन्निहित भ्रष्टाचार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी अपने समय में जब वो प्रधानमंत्री थे कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये जो तो भ्रष्टाचार जो है आप कहते हैं कि जो निजीकरण हुआ है संसदीय समिति ने भी 93 से 2010 के उसको जो पार्लियामेंट की कमेटी थी उसने भी कहा था कि ये गलत हुआ है 93 से 2010। गलत तो हुआ है। देखिए कुछ भी आप आलोक जी लास्ट वर्ड बनाना पड़ता है, लास्ट वर्ड कल आलोक शर्मा जी, पहले बनना चाहिए। विनोद राय के बम से बाहर नहीं निकली कांग्रेस, आज फिर कोर्ट की तरफ से उन पर मैसेज आ गया। देखिए कुछ पत्रकारों का समूह चाहे जितना मर्जी जिस तरह से मर्जी कोई भी बयानबाजी कर दें तथ्यहीन और आधारहीन, लेकिन सच्चाई आज के फैसले से ये है कि जो एनडीए की सरकार थी, जो नीतियां उस समय पर रही उन्हीं को आगे यूपीए सरकार में फॉलो किया गया। लेकिन कोल ब्लॉक तो 93 से हुआ है। अरे सर आप सुन लीजिए ना, अब आपको तो फाइलें जाती दिखती है 10 जनपद में, आपको और कुछ नहीं दिखता। आप सुन लीजिए जरा। मैंने देखा संजय बारू कह रहा है। नहीं, आप संजय बारू जी से संजय बारू की बात करेंगे। अभी आप संजय बारू जी को प्रामाणिक मानते हैं क्या? चलिए नहीं, मैं विषय पर आता हूं। मैं 146 फाइलों का भी जिक्र हुआ। ये कैप्टिव कोल माइंस थी कि एक सस्ता कोयला कंपनियों को दिया जाए ताकि बिजली सस्ती हो। इसमें कहीं ना कहीं नीति में देखिए कमी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे समय में भी 60% से 65% कोल ब्लॉक्स आवंटन जो थी वो राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो अनुशंसा की गई उन पर हुई और वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। लूट और भ्रष्टाचार कोल आवंटन में जिस अवैध तरीके से दिया गया वो व्याप्त रहा। देखिए जहां 93 से लेकर 2010 तक जहां तक आप भ्रष्टाचार है। देखिए इन दो शब्दों का भ्रष्टाचार 2004 से भ्रष्टाचार है, अवैध है। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार है तो सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य कर रहा है। ना कांग्रेस बच सकती है ना भाजपा बच सकती है। लेकिन बचना किसको चाहिए? जो तमाम मीडिया चैनल्स तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर हमें इंतजार करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पानी का सवाल ही है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध गैर कानूनी तरीके से आवंटन हुआ। पहले भी सितंबर में भी यही लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पहले बोला, इसका मतलब कोर्ट का स्टेटमेंट तीसरी बार अगर स्टेटमेंट है तब भी तमाम सरकारों को पिछलियों को भी लिया है। बिल्कुल। और जो पत्रकार जांच आपने शुरू कर जो पत्रकार महोदय को बचाने के लिए 93 से सीबीआई से जांच शुरू करा दी। पहले वाला नहीं था कि हम करेंगे तो पहले से करेंगे। अगर जांच होती है पुरानी हो जाए तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर ठीक होगा तो ठीक सामने आ जाएगा। आखिरी सेंटेंस, मुझे आपत्ति इस बात पर है जो पत्रकार महोदय कालक की बात करते थे कांग्रेस के ऊपर, आज उनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी आपत्ति है। नहीं, मुझे आपत्ति इसलिए है कि वही पत्रकार समूह है उसके पिछले 1 वर्षों से अब आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।